नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शांति मैडम की बात सुन करके वहां मौजूद सभी को लगा था कि अब प्रतीक को मैडम जॉब से निकाल देंगी, और खुद प्रतीक को भी सभी की तरह यही लगा था। इसलिए उसने तब मैडम से कहा, मैडम अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं अभी ही चला जाता हूँ, बाद में बात करने की भी क्या ज़रूरत है। शांति मैडम ने कहा, क्या आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है? प्रतीक ने कहा, उससे फर्क ही क्या पड़ता है शांति मैडम, बिल्कुल फर्क पड़ता है प्रतीक। पहले आप बताओ तो सही, क्या आपने कुछ गलत किया है? प्रतीक ने कहा, मैं गलत नहीं हूं मैडम। प्रतीक ने गुस्से से आगे कहा, आपकी बेटी ने मेरी साथ बदतमीजी की, अगर वो बदतमीजी नहीं करती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आपकी बेटी ही बदतमीज। कहते कहते प्रतीक रुक गया और उसने फिर अपने शब्दों को नर्म करते हुए कहा, माफी चाहूंगा, मैंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मगर मैडम सच यही है। तभी शांति मैडम ने कहा, मैं जानती हूँ प्रतीक, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और एक बात, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, बल्कि हमारी कंपनी में ही काम करेंगे। शांति मैडम ने आगे कहा, जो मेरी बेटी ने किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ मिस्टर प्रतीक, और साथ ही चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएं। कंपनी को आपकी ज़रूरत है। शांति मैडम, जो कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी, उन्होंने कहते हुए प्रतीक के सामने हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि उन्हें प्रतीक एक जुनून से भरा हुआ आदमी नजर आ रहा था। यह देख करके सभी हैरान थे, क्योंकि किसी को भी अपेक्षा नहीं थी कि मैडम ऐसा कुछ कर सकती हैं। लेकिन तभी प्रतीक ने अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए शांति मैडम से कहा, मैडम आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मुझे अच्छा लगा कि आपने सच का साथ दिया, इसलिए मैं भी आपकी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहता। और फिर शांति मैडम ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू प्रतीक। और फिर शांति मैडम ने प्रतीक से आगे कहा, अब आप लंच कर लीजिए, वैसे ही लेट हो गए हैं। प्रतीक ने कहा, जी। और फिर मैडम ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू प्रेरणा, मुझे सब बताने के लिए और यहाँ लाने के लिए। प्रेरणा ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है मैम, बल्कि मुझे यह देख करके अच्छा लगा कि मैंने अपनी जॉब के सिलेक्शन में कोई गलती नहीं की है। शांति मैडम ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू प्रेरणा। और फिर शांति मैडम ने प्रेरणा से आगे कहा, तुम भी अब लंच कर लो, तुम भी लंच के लिए लेट हो गई हो। और कह करके मैडम वहां से चली गई। प्रतीक, जो कि अभी खड़ा ही था, तभी कैंटीन के एक स्टाफ ने प्रतीक के टेबल पर खाने की थाली रखी और फिर उससे कहा, सर आपका खाना लग गया है। प्रतीक तब जा करके अपनी टेबल पर बैठ गया। प्रेरणा अभी भी खड़ी थी और तब प्रेरणा के पास प्रीति और रिया आई, और फिर रिया ने प्रेरणा से कहा, मैडम चलिए अब हम भी कुछ खा लेते हैं। प्रेरणा ने एक बार प्रतीक की ओर देखा और फिर कहा, हाँ। तभी प्रीति ने प्रेरणा से कहा, मैं सोच रही थी कि हम भी प्रतीक सर के साथ खाते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। और तभी रिया ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी देखा नहीं तूने कि क्या हुआ है? उसके बाद भी तू प्रतीक सर के साथ खाना खाने के लिए बोल रही है। और तभी प्रेरणा ने कहा, प्रीति ठीक कह रही है, उनको अच्छा लगेगा, इसलिए एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। अगर वो मना भी कर देंगे तो हम लोग वैसे भी अलग ही बैठने वाले थे। रिया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक बार पूछ लेते हैं सर से। और फिर तब प्रीति और रिया दोनों प्रतीक के टेबल की ओर बढ़ गई, लेकिन प्रेरणा वहीं खड़ी रह गई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्रतीक उसका वहां जाना पसंद नहीं करेगा। प्रीति ने प्रतीक की टेबल के पास जा करके कहा, सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम आपके साथ बैठ करके लंच कर सकते हैं? तभी प्रतीक ने सामने खड़ी प्रीति और रिया की ओर देखा और फिर मुस्कुरा करके कहा, प्लीज बैठिए ना। और तब रिया और प्रीति दोनों बैठने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी प्रीति ने कहा, मैम आप भी बैठिए। और कहते कहते प्रीति ने जब पलट करके देखा तो वह चुप हो गई, और फिर उसकी नज़र वहां पड़ी जहां प्रेरणा खड़ी थी। तब उसने आवाज लगाते हुए प्रेरणा से कहा, मैम
आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, आइए ना। तभी प्रतीक ने कहा अगर उन्हें नहीं आना है तो रहने दें। और फिर रिया ने प्रतीक से कहा सर उन्होंने ही तो हमसे कहा था कि अगर हम आपके साथ लंच करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यह सुन करके प्रतीक ने एक नज़र प्रेरणा की ओर देखा और फिर वापस अपनी टेबल की ओर देखने लगा। वह कुछ कहना तो चाहता था लेकिन फिर कुछ कहा नहीं। और तब प्रीति ने प्रेरणा को फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा मैम आइए ना प्लीज़। और तब प्रेरणा सहमे हुए कदमों से उस ओर बढ़ गई जहां प्रतीक बैठा था। प्रेरणा जब उस टेबल के पास पहुंच गई जहां सभी बैठे थे तब रिया प्रतीक के साथ वाली चेयर से खड़ी हो गई और फिर उसने प्रेरणा से कहा मैडम आप यहाँ बैठिए। प्रेरणा हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी प्रतीक के साथ बैठने की, इसलिए उसने तब तुरंत रिया से कहा रिया तुम बैठी रहो, हम यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन रिया नहीं मानी और वह दूसरी ही चेयर पर बैठ गई। अब प्रेरणा के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसकी मजबूरी थी प्रतीक के पास बैठने की, वह अब टाल भी नहीं सकती। इसलिए उसने बैठने से पहले प्रतीक से थोड़ा दूर अपनी चेयर खिसका ली और फिर सहमते हुए वह चेयर पर बैठ गई। और यह सब शैली कैमरा कंट्रोल रूम से देख रही थी। उसने अब प्रतीक और प्रेरणा दोनों की ओर कैमरा जूम किया और दोनों को साथ देखने लगी। और फिर उसने प्रेरणा के चेहरे की ओर कैमरा जूम किया और फिर बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। और फिर उसने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा तू ही थी ना वो जो प्रतीक पर बहुत हमदर्दी दिखा रही थी, और तूने ही मेरी मम्मा को उस घटना की सूचना दी थी और साथ ले करके वहाँ पहुँच भी गई थी, वो भी बिना मेरी मर्जी के। किसके लिए? और फिर अपनी ही बात का जवाब देते हुए शैली ने कहा उस प्रतीक के लिए। और फिर वीडियो में प्रेरणा की ओर देखते हुए गुस्से से शैली ने कहा ये तूने अच्छा नहीं किया प्रेरणा। शैली कैमरा कंट्रोल रूम में अभी लाइव वीडियो देख ही रही थी कि तभी उसे एक वीडियो में उस तरफ उसकी माँ आती हुई दिखाई दी और इसलिए तब वह तुरंत वहां से निकलने लगी। लेकिन वह वहां से निकल पाती उससे पहले शांति मैडम वहां पहुंच गई थी। शांति मैडम को देखते ही शैली उनसे नजरें चुराने लगी। शांति मैडम इसके पीछे की वजह समझ पा रही थी, इसलिए उन्होंने झगड़े की बात को सीधे न करते हुए शैली से कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो शैली, तुम्हें तो शॉपिंग करने जाना था ना। शैली अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा अब मुझे फ़िलहाल शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है मम्मा। शांति ने कहा मगर तुम्हें तो इंडिया से बाहर जाना था ना। शैली ने कहा अब नहीं जा रही हूँ मैंने अपने दोस्तों को भी मना कर दिया है। शांति ने कहा अचानक से क्या हुआ जो तुमने अपना फैसला बदल दिया। शैली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह क्या ये तो वही जानते थे, इसलिए उसने नज़र उठा करके एक बार अपनी माँ की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए उदासी भरे स्वर में कहा मैं जानती हूँ मम्मा की मेरी हरकत की वजह से आपको बहुत बुरा लगा होगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आज आपको सबके सामने लज्जित होना पड़ा। शांति को शैली में आए इस परिवर्तन को देख करके हैरानी तो हो रही थी, लेकिन उन्हें साथ ही ये देख करके अच्छा भी लगा कि शैली को अपनी गलती का एहसास तो हुआ तो वह उनसे माफ़ी मांग रही थी। इसलिए उन्होंने तब शैली की ओर देखते हुए कहा अच्छा लगा यह सुन करके। और फिर शांति मैडम ने शैली से आगे कहा बेटा सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना कि तुमने प्रतीक के साथ झगड़ा किया है, मगर अब इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शांति मैडम ने शैली से आगे कहा बेटा तुम्हें पता है ना कि ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग तुम्हारे एम्प्लॉई हैं और अगर तुम ही अपने एम्प्लॉई के साथ ऐसे बर्ताव करोगी तो अपनी कंपनी को कैसे आगे तक ले जा पाओगी। शांति मैडम ने आगे कहा बेटा मार्केट में हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे कई विरोधी कंपनियां भी हैं जो कि अक्सर हम पर नज़र गड़ाए बैठी रहती हैं और मौका ढूंढती हैं कि वो कब हमें नीचा गिरा सकें, और इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। और कल को तुम्हें कंपनी की कमान संभालनी ही है, इसलिए तुम्हें इन चीजों को समझना पड़ेगा बेटा। शैली ने कहा मैं समझ गई मम्मा कि मैंने कितनी बड़ी नादानी की है, मुझे माफ कर दीजिए। शांति मैडम ने कहा बेटा मुझसे माफी मांगने से शांति मैडम अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले शैली ने बीच में बोलते हुए कहा मैं जानती हूँ मम्मा कि आप क्या कहना चाहती हैं,
यही ना कि मैं प्रतीक से भी माफी मांगू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रतीक से भी माफी मांग लूंगी। शांति मैडम ने तब शैली की ओर देखते हुए कहा, ठोकरें इंसान को गिराती ही नहीं है बल्कि संभलना भी सिखा देती हैं। अच्छा लगा तुम में आए इस परिवर्तन को देख करके। और फिर शांति मैडम ने आगे शैली से कहा, तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी गलती को तुरंत सुधारना चाहिए और जा करके प्रतीक से माफी मांगनी चाहिए। शैली ने कहा, अगर गलती बड़ी की है मम्मा तो उसके लिए माफी भी स्पेशल होनी चाहिए। मैं प्रतीक से माफी तो मांगूंगी लेकिन आज नहीं कल। शांति ने कहा, और वो क्यों? शैली ने कहा, मम्मा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। क्यों? मुझे खुद सोचना है अभी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे प्रतीक से माफी मिल सके। जब मैं डिसीजन कर लूंगी फिर आपसे डिस्कस जरूर करूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए मम्मा। शांति ने कहा, मगर कल जरूर माफी मांग लेना। शैली ने कहा, पक्का मम्मा। शैली ने आगे कहा, अच्छा तो मैं अभी चलती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है आगे, और फिर मैं आपको शाम को सब बताती हूँ। और फिर शैली वहां से चली गई। शैली के जाने के बाद शांति ने खुद से कहा, कुछ तो खास बात है प्रतीक में, वो लड़का कुछ अलग है सबसे। शांति मैडम ने आखिर प्रतीक में ऐसा क्या देख लिया था जो वो उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, ये तो वही जानती थी। लेकिन प्रतीक के लिए शायद कुछ तो सोच ही लिया था उन्होंने, मगर क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रेरणा लंच के वक्त से प्रतीक से बात करना चाहती थी लेकिन पहले उसके साथ प्रीति और रिया थी, इसलिए वह प्रतीक से बात नहीं कर पाई। और फिर ट्रेनिंग के दौरान सुमित के वहां होने की वजह से वो प्रतीक से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन शाम के टाइम जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रतीक ऑफिस से बाहर निकल रहा था तब प्रेरणा ने प्रतीक को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर प्रतीक। प्रतीक ने प्रेरणा की आवाज सुन करके रुक गया और तब प्रेरणा उसके पास गई और वह सोच ही रही थी कि वह प्रतीक से कैसे बात करे। लेकिन तभी प्रतीक ने गुस्से से कहा, रोकने की वजह जान सकता हूं मैडम? प्रेरणा ने मासूमियत के साथ प्रतीक से कहा, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। प्रतीक ने कहा, और वो किस लिए? प्रेरणा ने कहा, वो मेरी वजह से आपको थप्पड़ लग गया था। प्रतीक ने कहा, लेकिन मुझे आपके सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और कह करके प्रतीक वहां से आगे बढ़ गया। प्रेरणा ने तब उसे जाते हुए देख करके खुद से कहा, अकड़ू, पता नहीं आखिर खुद को समझता क्या है। तभी सुमित की आवाज़ प्रेरणा के कानों में पड़ी, प्रेरणा यहाँ खड़ी तुम क्या कर रही हो, चलो घर चलते हैं। प्रेरणा ने तब सुमित से कहा, जी जीजू, और फिर वो सुमित के साथ चली गई। रात के वक्त शैली अपने रूम में थी और उसने फ़ोन में वो कैंटीन में हुई फाइट देख रही थी जिसकी रिकॉर्डिंग वो ऑफिस से लेकर के आई थी। बार बार वही वीडियो को रिपीट करके देख रही थी। एक जगह प्रतीक के गुस्से वाले रिएक्शन पर शैली ने वीडियो रोक दी और फिर वह उसे देखने लगी। कुछ देर देखते रहने के बाद उसने खुद से मन में कहा, आपके इसी गुस्से की वजह से मुझे इम्प्रेस कर दिया है मिस्टर प्रतीक। दिल करता है कि इस चेहरे को बार बार देखती रहूं। क्या लड़ते हो किसी फिल्म के हीरो की तरह। जो टोनी दो दो लोगों को अकेले मात दे देता था उसे आपने अकेले कुछ मिनटों में हरा दिया। क्या बात है मेरे हीरो। मैं जानती हूं कि मैंने आपको बहुत नाराज कर दिया है, इसलिए अब ऐसा क्या करूं जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए। क्योंकि तभी शैली के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, समझ आ गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। शैली के दिमाग में कुछ ख्याल आया और फिर वह अपनी बात अपनी माँ से शेयर करने चली गई। शैली की माँ उस समय टीवी देख रही थी, तभी शैली उनके पास गई और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और कैसे प्रतीक से माफ़ी मांगनी है। तभी शांति मैडम ने उत्सुकता से पूछा, फिर बताओ क्या सोचा है तुमने। शैली ने कहा, मैं प्रतीक को माफ़ी मांगने के साथ साथ एक कार गिफ्ट करना चाहती हूँ मम्मा। शैली ने आगे कहा, मैं मानती हूँ मम्मा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो महंगा है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पॉकेट मनी कम कर दूंगी। शैली की बात सुन करके शांति मैडम ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, मेरी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई।
शैली ने आगे कहा, मैं पीछे मुड़ करके देखती हूँ तो पाती हूँ मम्मा कि मैंने पहले बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं कुछ बेहतर बन पाऊँ। शांति मैडम ने शैली की ओर देखते हुए कहा, उस इंसान को गिफ्ट देना बनता है जिसकी वजह से मेरी बेटी में यह बदलाव आया है। शांति मैडम ने आगे कहा, इसलिए तुम जो कार प्रतीक को देना चाहो दे सकती हो, और हाँ, मैं तुम्हारे पॉकेट मनी से भी नहीं काटूंगी। सुन करके शैली अपनी माँ के गले से लग गई और फिर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा अब मुझे उतनी पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत खर्चा कर लिया, अब कुछ कमाने का समय है, इसलिए मैं आपके साथ कल से ऑफिस चलूंगी और काम सीखूंगी। शैली की बात सुन करके शांति मैडम ने उसका चेहरा अपने सामने किया और फिर उससे कहा, एक साथ इतना बदलाव, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। शैली ने तब अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा मुस्कुरा करके, नहीं मम्मा, कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है ये। शांति मैडम ने शैली के गाल को छू करके कहा, अच्छा लगा तुम में ये बदलाव देख करके बेटा। शैली ने कहा, थैंक यू मम्मा। शैली ने आगे कहा, चलो मम्मा अब हम डिनर करते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। शांति ने कहा, फिर तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए था बेटा। शैली ने कहा, लेकिन मुझे आपके साथ जो खाना था। शांति ने कहा, चलो फिर जल्दी चल करके डिनर करते हैं, और फिर वे दोनों वहां से डाइनिंग रूम की ओर चली गई। प्रेरणा अपने घर में लेटी हुई थी और उसके दिमाग में आज प्रतीक के साथ कैंटीन में हुई घटना चल रही थी और उसकी आंखों के सामने प्रतीक की तस्वीर घूम रही थी। तभी उसकी डोरबेल बजी और प्रेरणा अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और अपने बेड से खड़ी हो करके वह गेट की ओर चली गई। प्रेरणा ने जब जा करके गेट खोला तो पाया कि सामने संध्या खड़ी थी। संध्या को देख करके प्रेरणा ने मुस्कुरा करके कहा, अंदर आइए न दीदी। संध्या ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, दीदी को ही आना पड़ेगा, उसकी बहन तो अपनी दीदी के घर आ नहीं सकती है। प्रेरणा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ये मुझ पर गलत आरोप है। संध्या ने कहा, बिल्कुल सही आरोप है, अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्या घर आने के बाद तुम एक बार भी अपनी दीदी से मिलने नहीं आ सकती थी। प्रेरणा ने कहा, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी दीदी। संध्या ने कहा, अगर रेस्ट कर रही थी तो ठीक है, दीदी को भूली तो नहीं ना। मुझे तो लगा कि जैसे प्रेरणा भूल गई है अपनी दीदी को, इसलिए सोचा कि एक बार मैं ही याद दिला दूं जा करके। प्रेरणा ने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, मैं भला अपनी इतनी प्यारी दीदी को कैसे भूल सकती हूँ। प्रेरणा ने आगे कहा, यहाँ गेट पर खड़े होकर के बात करना अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, चलिए अंदर आराम से बैठ करके बात करते हैं। संध्या ने कहा, कहीं तुम प्रतीक की वजह से तो यहाँ से चलने को नहीं कह रही हो। प्रेरणा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। और फिर प्रेरणा ने आगे संध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब चलिए अंदर बैठ करके बातें करते हैं। और तब संध्या अंदर आ गई और फिर प्रेरणा ने गेट बंद कर दिया। प्रेरणा और संध्या दोनों अब प्रेरणा के बेड पर आ करके बैठ गई थी और फिर संध्या ने प्रेरणा से आगे कहा, तुम्हें प्रतीक से डरने की जरूरत नहीं है प्रेरणा, वो भले ऊपर से जैसा भी है लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो। प्रेरणा ने कहा, और आपको ये सब कैसे पता दीदी। संध्या ने कहा, मैंने कल रात को तुम्हारे जीजू से प्रतीक के बारे में पूछा था कि वह कैसा लड़का है, तब तुम्हारे जीजू ने मुझे बताया था कि प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है। और फिर मैंने भी प्रतीक का नेचर पढ़ने की कोशिश की थी और फिर नोटिस किया कि वह बाहर से खुद को जरूर कठोर दिखाता है मगर वह दिल का अच्छा है। तभी प्रेरणा ने कुछ सोचते हुए कहा, जानती हूँ दीदी। और फिर प्रेरणा ने कुछ खोए हुए कहा, मगर ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब वो दिल का इतना अच्छा है तब फिर बाहर से खुद को इतना कठोर क्यों दिखाता है। अगर वह जैसा अंदर से है वैसा ही खुद को बाहर से भी दिखाए तो कितना अच्छा हो। और फिर प्रेरणा ने उदासी भरे स्वर में कहा, मगर वो अकड़ू सीधी तरह से तो जैसे बात ही नहीं करना चाहता, जरा जरा सी बात पर जनाब को गुस्सा आ जाता है। और मैंने नोटिस किया है दीदी कि मुझ पर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है उसको, जबकि मैं कोशिश करती हूँ उससे अच्छे से बात करने की, उस पर भी उनका मुंह अधिकतर बन जाता है। प्रेरणा ने आगे कहा, आज शाम की ही तो बात है दीदी, मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है और इसलिए मुझे फील भी हो रहा था और इसी वजह से मैं प्रतीक से माफ़ी मांगने का अवसर ढूंढ रही थी। काफ़ी देर बाद तो मुझे उससे माफ़ी मांगने का अवसर मिला और जब मैंने उससे माफ़ी मांगी तो कहने लगा कि उसे मेरी माफ़ी नहीं चाहिए, जबकि दीदी मुझे सच में उसके लिए बुरा लग रहा था।
और इसलिए मैंने उससे माफी मांगी और बदले में उसने क्या कहा। कहते कहते प्रेरणा का गला रुंध गया था और फिर उसने भरे हुए गले से संध्या से आगे कहा, क्या मुझे बुरा नहीं लगता है दीदी? पता नहीं वो हर बार ही मेरे साथ क्यों ऐसा करता है। और अब कहते कहते प्रेरणा की आंखें भी भर आई। प्रेरणा की बात सुन करके संध्या ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो प्रतीक के बारे में कि तुम्हारी आंखें तक भर आई हैं? क्या जरूरत है उससे अधिक बात करने की? अगर वो बात ठीक से नहीं करता है तो तुम भी उससे दूरी बना करके रखो। ना तुम उससे बात करोगी और ना ही तुम्हें हर्ट होगा। प्रेरणा ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और फिर संध्या से कहा, दीदी मैं खुद भी प्रतीक के बर्ताव को देख करके उससे कहाँ बात करना चाहती हूँ, मगर साथ में काम करते हैं तो हालात बन ही जाते हैं। संध्या ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, देखो प्रेरणा, इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और सबका अपना अपना स्वभाव होता है और इसलिए हमें हालात के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए, अन्यथा जिंदगी मुश्किल हो जाती है। प्रेरणा ने कहा, मैं जानती हूँ दीदी, इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी हर किसी से अच्छी ही बनती थी, मगर पता नहीं प्रतीक को ही मुझसे क्या परेशानी है, क्यों उसे मुझे देख करके गुस्सा आ जाता है, समझ में नहीं आता है। संध्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी भोली और मासूम हो प्रेरणा, और मुझे यकीन है कि वो भी एक दिन तुम्हें जरूर समझेगा, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी बुरा नहीं है, बस खुद को ऐसा दिखाता है। प्रेरणा ने उदासी भरे स्वर में कहा, पता नहीं वो दिन कब आएगा, अभी तो मुझे हर रोज उसकी कठोरता ही सहन करनी पड़ती है। प्रेरणा ने आगे कहा, आज तो उसने बेवजह ही मुझे डांट दिया, जबकि मैं तो उससे सॉरी ही बोलना चाहती थी। और कहते हुए एक बार फिर से प्रेरणा की आंखें भर आई थी। प्रेरणा की नम आंखें देख करके संध्या ने उससे कहा, प्रेरणा तुम्हें ऐसे कमजोर पड़ना शोभा नहीं देता है। प्रेरणा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर संध्या से कहा, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ दीदी, मगर क्या करूँ, हूँ तो इंसान ही, तकलीफ होती है मुझे भी। संध्या ने कहा, प्रेरणा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए प्रतीक से बात करती हूँ और पता करती हूँ कि आखिर वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों पेश आता है। प्रेरणा ने कहा, प्लीज दीदी आप मेरे लिए कोई बात मत कीजिएगा, मैं उससे कोई मतलब ही नहीं रखूंगी, तो फिर वो मुझसे क्यों ही कुछ कहेगा। संध्या ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, मगर तुम्हें कभी अपनी इस दीदी की किसी मदद की जरूरत पड़े तो कहने में संकोच मत करना। प्रेरणा ने कहा, बिल्कुल दीदी, यह भी कोई कहने की बात है। संध्या ने तभी कुछ सोच करके प्रेरणा से कहा, वैसे तुम्हें प्रतीक को सॉरी बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? प्रेरणा ने तब पूरी घटना संध्या को सुना दी जो कि ऑफिस कैंटीन में घटी थी। और तब संध्या ने हैरानी भरे स्वर में कहा, पहले दिन ही इतना कुछ हो गया? मानना पड़ेगा प्रतीक की हिम्मत को, वह कंपनी की मालकिन की बेटी के सामने भी नहीं झुका, बल्कि उस घमंडी लड़की को घमंड तोड़ दिया उसने। ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्रतीक है सबसे अलग। प्रेरणा ने कहा, सही कह रही हैं दीदी आपने, बिल्कुल वह सबसे अलग ही है। संध्या ने कहा, एक बात बताऊं तुम्हें? प्रेरणा ने संध्या की ओर देखते हुए कहा, जी दीदी। संध्या ने कहा, भले वो तुमसे कैसे भी पेश आता है, मगर तुम्हारी केयर भी है उसे, नहीं तो वह शैली को थप्पड़ खुद नहीं खाता। तभी प्रेरणा की आंखों के सामने एक एक करके वो सारी घटनाएं आने लगी, जब जब प्रतीक ने उसकी हेल्प की थी। और उन सब बातों को याद करके प्रेरणा ने संध्या से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपना सिर झुका लिया था। उस बात का एहसास प्रेरणा को भी हो रहा था जो संध्या उससे कह रही थी। प्रेरणा का झुका हुआ सिर देख करके संध्या ने उससे कहा, क्या सोच रही हो तुम? शायद यही कि प्रतीक असल में अच्छा है या बुरा? प्रेरणा ने कहा, मैं जानती हूँ दीदी कि वो अच्छा लड़का है, बस मुझे परेशान ये बात करती है कि वो खुद को मेरे सामने बुरा दिखाता क्यों है, जबकि वो एक अच्छा लड़का है। संध्या ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं जो सोच रही हूँ अगर वो सही है तो अभी तो नहीं, लेकिन शायद इस बात का जवाब मैं तुम्हें भविष्य में दे पाऊंगी। और फिर संध्या ने आगे प्रेरणा से कहा, प्रेरणा तुम्हें पता है कि अच्छा और बुरा हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। जैसे एक गिलास पानी से आधा भरा है और आधा खाली है, उसी गिलास की अच्छाई को देख करके बुद्धिजीवी लोग उसे आधा भरा हुआ बताएंगे, वहीं दूसरों में कमियां खोजने वाले लोग उसे आधा खाली बताएंगे। और फिर संध्या ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा,
सब सोच पर निर्भर करता है प्रेरणा। इसलिए अगर किसी में अच्छाई ढूंढेंगे तो वो इंसान हमें अच्छा दिखेगा और बुराई ढूंढेंगे तो बुरा दिखेगा। संध्या की प्रेरणा अस्पद बातें सुन करके प्रेरणा को अच्छा लगा और वह संध्या के गले से लग गई और फिर उसने प्यार से संध्या से कहा, खून का रिश्ता ना सही मगर आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता अवश्य है दीदी। संध्या ने प्रेरणा का चेहरा अपने सामने किया और फिर उससे कहा, अपनेपन का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है प्रेरणा, और यही रिश्ता है हम दोनों बहनों के बीच। और फिर संध्या ने आगे प्रेरणा से कहा, बहुत हो गई बातें, चलो अब जल्दी से मेरे साथ चल करके डिनर करते हैं। प्रेरणा ने कहा, दीदी मैं अभी खाना ऑर्डर कर दूंगी, आप क्यों खामखा परेशान होंगी मेरे लिए। संध्या ने कहा, अभी अपनी दीदी बोल रही थी मुझे और एक पल में ही दीदी को तुमने पराया भी कर दिया प्रेरणा। और कह करके संध्या ने नाराजगी दिखाते हुए गुस्से से प्रेरणा की ओर से अपना मुंह फेर लिया। और तब प्रेरणा ने संध्या के सामने जा करके कहा, दीदी एक दो दिन की बात अलग होती है, आप जानती हो ना कि मुझे फिलहाल यहाँ रह करके जॉब करनी है। संध्या ने कहा, ये मैं भी जानती हूँ। और फिर संध्या ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे जमीर को हमारे घर फ्री में खाना आना अच्छा नहीं लगेगा तो जो तुम्हारा खर्चा बाहर से खाना मंगाने का होगा वो तुम मुझे दे दिया करना। मुझे लगता है अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा ने कहा, आपकी बात को टालना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है दीदी, अब तो चलना पड़ेगा। संध्या ने तब मुस्कुरा करके कहा, ये हुई ना बात। और संध्या के इस अपनेपन को देख करके प्रेरणा के चेहरे पर भी मीठी मुस्कान आ गई थी। अब प्रेरणा संध्या के साथ उसके घर की ओर जा रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर प्रतीक के घर के बंद दरवाजे की ओर चली गई। और पता नहीं क्यों वहां की खामोशी देख करके उसे अच्छा नहीं लगा। उसके मन में प्रतीक के प्रति ना जाने क्यों सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने लगे थे, जिनके बारे में खुद उसे नहीं पता था कि उसके मन में ऐसे भाव उस इंसान के लिए क्यों आ रहे हैं जो कि हमेशा से ही उससे रूडली बात करता है। प्रेरणा अपने मन में उठ रही इन हलचलों के साथ संध्या के घर चली गई थी। संध्या के घर में अब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी प्रेरणा की नज़र उस चेयर की ओर चली गई जिस पर कल प्रतीक बैठा था। और प्रतीक के बारे में सोच करके एक बार फिर से उसके मन में उसके लिए सहानुभूति के भाव उत्पन्न हो गए थे और उसका मन उदास हो गया था। लेकिन पहले की ही तरह इस बार भी उसने इस बात को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था लेकिन शायद सुमित ने प्रेरणा के मन को पढ़ लिया था, इसलिए उसने तब कहा, मैंने प्रतीक से भी कहा था कि वह हमारे घर ही खाना खा लिया करे, मगर मेरे बार बार कहने पर भी उसने मना कर दिया। तभी संध्या ने कहा, वो लड़का थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है उसे समझा पाना। सुमित ने कहा, मुश्किल नहीं है संध्या, मुझे लगता है उसके पीछे कोई हिस्ट्री है जिसे वह अपनी कठोरता के पीछे छिपाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसके चेहरे से उसकी मायूसी को ना पढ़ सके। और फिर सुमित ने आगे कहा, लेकिन संध्या वो बुरा नहीं है, बस बेचारा खुद से ही अपनी जंग लड़ रहा है और मजबूरी ये है कि वो अपने भीतर चल रही जंग में किसी को शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए वह खुद को अलग दिखाता है। मगर मैंने खुद महसूस किया है उसके साथ रह करके वो लड़का दिल का बहुत अच्छा है। सुमित और संध्या की कही एक एक बात को प्रेरणा ध्यान से सुन रहे थे, मगर खुद खामोश थे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रतीक के विरुद्ध है या उसके साथ है। प्रेरणा ने संध्या के घर से आ गई थी और अब अपने बेड पर लेटी हुई आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, मगर जब भी वह सोने की कोशिश करती उसकी आंखों के सामने प्रतीक का चेहरा आ जाता और उसकी आंखें खुल जाती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी प्रेरणा एक और करवट बदलती तो कभी दूसरी। नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हार करके वह उठ करके बैठ गई और उसने फिर खुद से कहा, ये आखिर मुझे हो क्या रहा है, क्यों मेरा मन मुझे बार बार उसके ख्यालों में ले जाता है, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि वो मुझसे कितना रूडली व्यवहार करता है। फिर मैं ना चाहते हुए भी क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। मगर इस क्यों का जवाब प्रेरणा को मिल ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसने तब खुद से ही नाराजगी जताते हुए कहा, प्रेरणा तुम ये क्या कर रही हो? उस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हो जो तुम्हारे कटु व्यवहार करता है तुम्हारे साथ? तुम्हें बिल्कुल भी उसके पास या उसके बारे में
सोचने की जरूरत नहीं है या जाने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा ने खुद को समझाया किसी तरह और फिर लेट गई दोबारा। इस बार उसकी आंख लग गई और अब वो सो गई थी। अगले दिन प्रेरणा और प्रतीक अपने समय पर ऑफिस पहुंच गए थे और आज से उन दोनों को अपनी टीम के साथ मिलकर के काम करना था और इसलिए प्रेरणा ने अपनी टीम के साथ काम करने में डिस्कस कर रही थी और प्रतीक भी उस डिस्कस का हिस्सा था, लेकिन वह शांत खड़ा था और बाकी सभी टीम मेंबर्स की तरह प्रेरणा की बातें सुन रहा था, क्योंकि प्रेरणा उसकी भी सीनियर जो थी। प्रेरणा ने सबको कुछ ब्रीफ करने के प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आज आपको मेरी बात में कोई कमी लगी हो तो आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टीम के सामने अपनी बात रख सकते हैं। प्रतीक ने कहा, मैडम आपने जो कहा है ठीक है और वैसे भी आप मेरी भी सीनियर हैं। तभी प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मेरी और आपकी एक ही पोजीशन है प्रतीक, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं और हाँ, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। प्रतीक ने कहा, मुझे अपने काम के साथ प्रोफेशनल रहना पसंद है मैडम। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखा और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ओके, जैसा आप ठीक समझें सर। प्रतीक ने कहा, आप मेरी सीनियर हैं इसलिए आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, आपको मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा ने कहा, मेरी नज़रों में आपकी भी मेरे बराबर ही पोजीशन है, इसलिए जब आप मुझे मैडम बोलेंगे तब मुझे भी आपको सर ही बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह प्रोफेशनल रहना पसंद है सर। यहाँ प्रेरणा और प्रतीक आपस में डिस्कस कर ही रहे थे और शैली उन्हें कैमरे रूम में देख रही थी। तभी शैली ने कुछ सोच करके अपनी माँ को फोन किया और फिर उनसे कहा, मम्मा मैं चाहती हूँ कि आप अभी स्टाफ को मीटिंग हॉल में बुलाएं और मेरे आज से ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में बताएं, ताकि मुझे मेरे काम में स्टाफ के सपोर्ट मिल सके और मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकूं। शांति मैडम ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने का अनाउंस पूरी कंपनी में करा दूं और तुम्हें पहले ही एहसास हो गया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छी बात है कि तुम चीज़ों को समझ रही हो। और शांति मैडम ने आगे कहा, मैं अभी पूरे स्टाफ को मीटिंग हॉल में बुलवाती हूँ। और कह करके शांति मैडम ने फोन कट कर दिया और पूरे स्टाफ को मीटिंग हॉल में आने को बुलवा लिया। प्रेरणा अभी अपनी टीम के साथ ब्रीफिंग ही कर रही थी कि तभी वहां के लैंडलाइन पर फोन आया और तब प्रेरणा ने रिया से कहा, रिया तुम फोन उठाओ। रिया ने तब फोन उठाया और दूसरी ओर की पूरी बात सुनने के बाद फोन रख दिया और फिर प्रेरणा से कहा, मैम हम सभी को मीटिंग हॉल में बुलाया है, कोई बड़ा अनाउंस होने वाला है। प्रेरणा ने तब सभी से कहा, गाइस अभी डिस्कस और भी रहती है, मगर अभी हम सभी को मीटिंग हॉल में जाना है, इसलिए अभी यहीं तक, बाकी बातें बाद में करते हैं। और फिर प्रेरणा के साथ सभी वहां से चले गए। प्रेरणा अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग हॉल में जा ही रही थी कि तभी वहां पियोन आया और उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक सर आपको बड़ी मैडम ने ऑफिस रूम में बुलाया है। पियोन की बात सुन करके सभी रुक गए और फिर प्रतीक ने कहा, मगर हमें तो मीटिंग हॉल में बुलाया गया था ना। पियोन ने कहा, जी बिल्कुल बुलाया गया था सर, मगर आपसे पहले मैडम ने आपको अपने ऑफिस रूम में जाने को बोला है। प्रतीक ने तब अपने टीममेट से कहा, आप सभी चलिए मैं आता हूँ। प्रेरणा को लगा कि शायद कल की ही कैंटीन वाली घटना के बारे में कोई डिस्कस करनी होगी मैडम को, इसलिए वह प्रतीक को बुला रही हैं और इसलिए उसने प्रतीक से कहा, सर आराम से आप मिल करके आ जाइएगा, हम सभी आपके आने का वेट करेंगे। प्रेरणा समझाना तो और भी प्रतीक को चाहती थी, मगर अपने और प्रतीक के अभी के रिश्ते को देख करके वह हिम्मत नहीं जुटा सकी और इसलिए उसने अभी इतना ही प्रतीक से कहा था और जवाब में प्रतीक ने बस एक नजर प्रेरणा की ओर देखा। प्रतीक ने अपनी ओर घूरते देख करके प्रेरणा ने तुरंत उसकी ओर से नजरें हटा ली और दूसरी ओर देखने लगी और तब प्रतीक ने भी प्रेरणा की ओर से नजरें हटा ली और वह वहां से चला गया। शांति मैडम के ऑफिस रूम में मैडम अकेली ही नहीं थी, वहां शैली भी बैठी हुई थी। शांति मैडम ने शैली की ओर देखते हुए कहा, बेटा जो तुमने कल प्रतीक के साथ किया था उसकी वजह से प्रतीक को बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए जब तुम उससे माफी मांगोगी तो हो सकता है कि वो तुम पर गुस्सा भी करे, मगर ये बात याद रखना, अपना धैर्य नहीं खोना और अपनी गलती को मान करके उससे माफी मांगनी है। शैली ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा,
मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। शांति मैडम ने कहा, अच्छा तो फिर मैं अभी जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने प्रत्येक खुद को असहज महसूस करे। इसलिए तुम्हें अकेले ही साहस जुटा करके उससे माफी मांगनी होगी। प्रेरणा ने कहा, ओके मम्मा। शांति मैडम ने शैली की ओर देखते हुए, अच्छा लग रहा है बेटा तुम में ये परिवर्तन देख करके। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ये नई शुरुआत अच्छी हो और तुम में आया ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाए। शैली ने कहा, थैंक यू मम्मा। शांति मैडम ने शैली के गाल को प्यार से छुआ और फिर उससे कहा, ऑल द बेस्ट बेटा। और तब शैली अपनी माँ को थैंक यू कहा और फिर शांति मैडम वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद ही प्रतीक की आवाज़ शैली के कानों में पड़ी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जवाब में शैली ने कहा, कम इन मिस्टर प्रतीक। प्रतीक को लगा था कि शांति मैडम ही ऑफिस में हैं, लेकिन शैली की आवाज़ सुनकर के प्रतीक की टोन बदल गई और फिर उसने शैली से कहा, मुझे तो बताया गया था कि शांति मैडम मुझसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मैडम तो यहाँ हैं ही नहीं। मैडम कहाँ हैं? प्रतीक अभी दरवाजे पर ही खड़ा था और इसलिए तब शैली ने उससे कहा, आप प्लीज पहले आ करके तो बैठिए। प्रतीक ने कहा, मैं चलता हूँ, जब मैडम आएंगी तब मैं फिर आ जाऊँगा। प्रतीक वहां से जाता उससे पहले ही शैली उसके पास आ गई और उसने प्रतीक से कहा, मिस्टर प्रतीक, जो मैंने कल किया था वो माफ़ी के लायक तो नहीं था, मगर फिर भी मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मेरी नादानी समझ करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रतीक ने गुस्से से कहा, ये बनावटी मीठे बोल आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपकी इतनी बदतमीजी के बाद आपको माफ कर दूंगा? और फिर खुद आपकी भी हिम्मत कैसे हुई कल की हरकत मुझसे माफी मांगने की? प्रतीक ने गुस्से से कहा, आपने जो किया है उसके बाद आप मुझसे अपेक्षा मत कीजिए कि मैं आपको माफ कर दूंगा। शैली ने कहा, मिस्टर प्रतीक, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं अहंकार में अंधी हो गई थी, जो सही और गलत में अंतर भूल गई थी, लेकिन आपने मेरी अहंकार में बंद आंखें खोल दी और मुझे सच से अवगत कराया है। मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन आप तो एक अच्छे इंसान हैं मिस्टर प्रतीक। तब भी क्या आप मुझे मेरी भूल सुधारने का एक भी अवसर नहीं देंगे? प्रतीक ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप जो कह रही हैं सच है या झूठ, मगर आपके मुंह से ये सब बातें मुझे बनावटी ही प्रतीत हो रही हैं। प्रतीक ने आगे कहा, आखिर एक दूध से जला बालक छाछ भी फूंक फूंक करके ही पीता है, और वही स्थिति मेरी है मिस शैली। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जो मुझे यकीन दिला सके कि आप में आया ये परिवर्तन मेरी आंखों का भ्रम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, गलती आपकी नहीं है मिस्टर प्रतीक, जो मैंने कल किया है वो बहुत ही गलत था। फिर आप मुझ पर यकीन क्यों ही करेंगे? लेकिन मिस्टर प्रतीक, कोई तो तरकीब होगी जो आपको यकीन दिला सके कि मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अपने दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्रतीक ने कहा, अगर गलती आपने की है मिस शैली, तो तरकीब भी आपको ही खोजनी होगी। हाँ, वह अलग बात है कि वो तरकीब काम कितना आती है। शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, अगर गलती मैंने की है तो मैंने उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक कि मैं आपकी नज़रों में ऊपर नहीं उड़ जाती। शांति मैडम मीटिंग हॉल में पहुंच गई थी और जब प्रेरणा ने शांति मैडम को मीटिंग हॉल में देखा तब वह हैरान रह गई और उसे प्रतीक के लिए चिंता होने लगी थी। क्यों, अगर शांति मैडम ने प्रतीक को अपने ऑफिस रूम में बुलाया था तो वह यहाँ अभी क्या कर रही थी? यही विचार प्रेरणा को परेशान कर रहा था। पहले कुछ देर तो वह वहीं प्रतीक के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब कुछ देर प्रतीक वहां और नहीं आया तब प्रेरणा चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके कदम अब शांति मैडम के ऑफिस रूम की ओर बढ़ गए थे। प्रतीक ने शैली की बात का जवाब देते हुए कहा, नजरों से गिरते वक्त अगर आपने सोचा होता तो नजरों में उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती मिस शैली, मगर आप तो अपने घमंड में चूर थी। आपको कहाँ कुछ दिख रहा था उस वक्त जो आपके मन में आ रहा था आप वही करती जा रही थी। शैली, जो हो गया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर प्रतीक। मेरे बस में नहीं है अतीत को बदल पाना। सच कहती हूँ
कि अगर मेरे बस में होता तो किसी भी कीमत पर मैं अपने अतीत को बदल देती, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं ऐसा कुछ चाह करके भी नहीं कर सकती। इसलिए एक अवसर की गुहार लगा रही हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे एक अवसर दे दीजिए। और कहते हुए शैली की आंखें भर आई थी और प्रतीक ने भी उसकी आंखों की नमी को देख लिया था। इसलिए उसने तब शैली से कहा, हो सकता है आपके ये आंसू सच कह रहे हों, मगर आपके कल के बर्ताव को देख करके मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। इसलिए जब तक मैं खुद महसूस ना कर लूं कि आप सच में अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं, तब तक तो मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। और इसलिए अब मेरा और अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। और कह करके प्रतीक जाने को मुड़ा ही था कि तभी शैली ने उससे कहा, आप भले आज मुझसे मुंह मोड़ करके और मुझसे नाराज हो करके जा रहे हैं, मगर मेरा विश्वास है कि मैं आपकी नाराजगी को दूर करके आपको जरूर मना लूंगी। शैली की बात सुनने के बाद प्रतीक ने बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने प्रेरणा को खड़ी पाया। प्रेरणा को सामने देख करके प्रतीक और प्रेरणा की एक पल के लिए सही लेकिन नजरें मिल गई थी। प्रेरणा ने फिर तुरंत अपनी नजरें प्रतीक की ओर से हटा ली और फिर उससे कहा, आप ठीक हैं? प्रतीक ने कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप तो मीटिंग हॉल में थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हैं? प्रेरणा क्या ही जवाब देती और कैसे कहती कि उसे प्रतीक की फिक्र यहाँ ले आई थी। इसलिए उसने तब प्रतीक से कहा, ओ आप आए नहीं ना वहाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ मैडम। प्रेरणा अपनी बात पूरी कह पाती। प्रतीक ने उससे गुस्से से कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसलिए मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेरणा को प्रतीक की इन बातों ने बहुत हर्ट किया था। वह तो प्रतीक की फिक्र करते हुए यहाँ आई थी और बदले में प्रतीक ने उसे ही सुना दिया था। शैली भी सब सुन रही थी, वह भी प्रेरणा से कुछ कहने का अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, प्रतीक जी सही कह रहे हैं मिस प्रेरणा, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? वैसे भी प्रतीक जी यहाँ से मीटिंग हॉल की तरफ ही निकल रहे थे। प्रतीक ने शैली के कहे शब्द सुन लिए थे, मगर उसने कुछ कहा नहीं और वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए थे। प्रेरणा यह सब सुन व देख करके हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि जिस शैली ने कल प्रतीक के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, वही आज उससे रिस्पेक्ट से बात कर रही थी और उसकी तरफदारी भी कर रहे थे और खुद प्रतीक भी उसके सामने सामान्य दिख रहा था। और ये सब बातें ही प्रेरणा को हैरत में डाल रही थी और साथ ही प्रेरणा को शैली का यूं उसके और प्रतीक के बीच में बोलना अच्छा तो नहीं लगा था, मगर उसने शैली से कुछ कहा भी नहीं और उसने भी अपने कदम जाने के लिए बढ़ा दिए थे। लेकिन शैली इतने पर भी नहीं रुकी, उसने प्रेरणा से आगे कहा, प्रतीक भी अपनी देखभाल कर सकती है मिस प्रेरणा, इसलिए जिस काम के लिए आप यहाँ आती हो उस पर ध्यान दोगी तो आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पर विचार करोगी। शैली अब कल की ही तरह तो बात नहीं कर रही थी, वह आज बहुत ही अच्छे बनते हुए बात कर रही थी, मगर उसके कड़वे शब्द मीठी चाशनी से लिपटे हुए थे, जिसकी कड़वाहट को प्रेरणा भली भांति महसूस कर पा रही थी और उसे शैली के कहे शब्द आहत भी कर रहे थे। मगर फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। शैली यहाँ भी नहीं रुकी, उसने प्रेरणा से आगे कहा, आपको पता है ना मिस शैली कि मैं यहाँ की मालकिन की बेटी। शैली यहाँ भी नहीं रुकी, उसने प्रेरणा से कहा, आपको पता है ना मिस प्रेरणा कि मैं यहाँ की मालकिन की बेटी हूँ, तब क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मेरी बात को आपको जवाब देना चाहिए? प्रेरणा ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और फिर शैली की ओर पलट करके उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं जो भी करूं मगर मैं अपने काम को समय पर करना जानती हूं। मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए आई हूं। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। प्रेरणा ने आगे शैली की ओर देखते हुए कहा, और रही बात आपको जवाब देने की तो मैं उसकी ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि मैं आपकी माँ के लिए यहाँ काम करती हूँ, आपके लिए। शैली, इतने से तो आप बिल्कुल सीधी और मासूम दिखती हैं मिस प्रेरणा, मैंने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से भी बात कर सकती हैं। और फिर शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए आगे कहा, आप अभी मेरे लिए काम नहीं करती हैं ना, अच्छी बात है,
मगर आगे से आप मेरे सवालों को टाल नहीं पाएंगी मिस प्रेरणा। आपको मेरी भी बातों के जवाब देने ही पड़ेंगे। और कहते हुए शैली मुस्कुराने लगी थी और फिर उसने अपनी बात को जारी रखते हुए प्रेरणा की ओर देखते हुए आगे कहा, यही सोच रही हो ना कि ऐसा क्यों होगा? तो आप फिक्र मत करो, इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब जाओ और मीटिंग अटेंड करो। प्रेरणा तब मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके कानों में शैली के कहे शब्द अभी भी गूंज रहे थे और शैली प्रेरणा को जाते हुए देख रही थी और खुद से कह रही थी, मिस प्रेरणा, आप जानती नहीं हो कि मीटिंग हॉल में क्या अनाउंस होने वाला है। शायद आपको जान करके अच्छा ना लगे। और फिर शैली खुद भी मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गई। सभी मीटिंग हॉल में जमा हो चुके थे और अब शैली भी अपनी माँ के साथ मीटिंग हॉल में मौजूद थी। और तब शांति मैडम ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, आप सभी के साथ आज कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलवाया है। लेकिन वो बात क्या है उसे बताने से पहले शैली कुछ कहना चाहती है। और तब शैली ने कहा, मैं जानती हूँ कि जो कल मैंने किया है वह बहुत गलत था और इसलिए आज मैं आप सभी के सामने मिस्टर प्रतीक से माफ़ी मांगती हूँ। शैली ने आगे प्रतीक की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके कहा, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर प्रतीक। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती के लिए माफ़ी शब्द बहुत छोटा है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं बल्कि आपको यह अधिकार देती हूँ कि आप मुझे मेरी गलती के लिए सज़ा दीजिए। और मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं आपकी उस सज़ा को सहर्ष स्वीकार कर लूँ। जो लोग शैली को पहले से जानते थे वो उनकी इन बातों को सुन करके हैरान थे और उन सब के साथ शैली के इस परिवर्तन को देख करके प्रेरणा भी हैरान थी। और तभी रिया ने अपनी पास बैठी प्रेरणा और प्रीति से कहा, यकीन नहीं होता मुझे कि ये शैली मैडम ने खुद कहा है। तभी प्रीति ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, वहां देखो प्रतीक सर कुछ बोलने वाले। तभी रिया और प्रेरणा दोनों प्रतीक की ओर देखने लगी और फिर रिया ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रतीक सर शैली मैडम को माफ करेंगे। और फिर रिया ने प्रेरणा से पूछा, मैडम आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक सर शैली मैडम को माफ कर देंगे? प्रेरणा ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, माफ कर देना चाहिए। और तभी प्रतीक ने शैली से कहा, इतना आसान नहीं होता इतने लोगों के सामने अपनी गलती मानना। गलती किसी से भी हो सकती है, बड़ी बात है उसे स्वीकार करना और वो आपने किया है, इसलिए मैं भी आपको माफ कर देता हूँ। शैली ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रतीक, आपकी उदारता देख करके मुझे अच्छा लगा। और फिर शैली ने आगे प्रतीक से कहा, मिस्टर प्रतीक क्या आप यहाँ आ सकते हैं? प्रतीक तब अपनी जगह से खड़ा हो करके उस ओर चला गया जहाँ शैली और उसकी माँ बैठी थी। प्रतीक जब शैली के पास पहुंचा तब शैली ने प्रतीक से कहा, मिस्टर प्रतीक प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा और ना ही इसे कोई एहसान समझिएगा। मैं और मेरी मम्मा ने यह निर्णय लिया है, इसलिए आप अपनी नई गाड़ी की चाबी ले लीजिए। इसे चाहे आप मेरी नादानी का हर्जाना समझ लीजिएगा या फिर एक गिफ्ट। यह सुनकर के रिया ने कहा, शैली मैम और इतनी उदार, यकीन नहीं हो रहा है यह वही शैली मैडम है जो कि हमेशा अपने घमंड में ही चूर रहती थी। और तभी प्रीति ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, और मुझे भी अपनी आंखों पर आज यकीन नहीं हो रहा है, लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर एक दिन में शैली मैम इतनी कैसे बदल गई। प्रेरणा दोनों की बात सुन रही थी लेकिन उसने उन दोनों से कुछ कहा नहीं, बस खामोश बैठी रही प्रतीक की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि क्या प्रतीक शैली का दिया हुआ गिफ्ट ले लेगा या नहीं। प्रतीक भी अभी सोच ही रहा था कि गाड़ी की चाबी ले लिया या नहीं, लेकिन तभी शांति मैडम ने प्रतीक से कहा, प्रतीक मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ये चाबी ले लीजिए, इसलिए प्लीज़ आप बिना ज़्यादा सोचे चाबी ले लीजिए, शैली के साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रतीक शांति मैडम की बात टाल नहीं सका और उसने अपना हाथ चाबी लेने के लिए आगे बढ़ा दिया और तब शैली ने प्रतीक के हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी। लेकिन प्रेरणा को शैली के हाथों से प्रतीक को चाबी लेते हुए देख करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी देख रही थी। प्रतीक ने तब शैली से चाबी ले ली और तब शैली ने प्रतीक से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रतीक, जो आपने गाड़ी की चाबी ले ली।
प्रतीक गाड़ी की चाबी ले करके अपनी जगह पर वापस आ गया था और तब शांति मैडम ने कहा, कल जो शैली ने किया वो गलत था, लेकिन अच्छा लगा यह देख करके कि उन्होंने अपनी भूल को सुधार लिया है। शांति मैडम ने आगे कहा, अब तो बात शुरू करते हैं जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। शांति मैडम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, आज मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से शैली भी मेरे साथ कंपनी की देख रेख करेंगी और काम की बारीकियों को समझेंगी। अनाउंस सुन करके सभी तालियां बजाने लगे थे और सभी के साथ प्रेरणा भी ताली बजा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ देर पहले कही शैली की बातें चल रही थी और उसे अब समझ में आ गया था कि शैली ने उससे वो सब क्यों कहा था। अनाउंस होने के बाद सभी अपने अपने कामों में वापस लग गए थे और प्रतीक और प्रेरणा दोनों भी अपनी अपनी टीम के साथ वापस आ गए थे और कुछ देर और डिस्कस करने के बाद उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद प्रेरणा को कुछ काम शांति मैडम से आ गया था, इसलिए वह अपने टीममेट्स को बता करके वहां से चली गई थी। लेकिन इंतफाक कहिए या प्रेरणा की बदकिस्मती, शांति मैडम के ऑफिस रूम में उसे वहां अभी शांति मैडम नहीं बल्कि शैली मिली थी। जैसे ही शैली ने प्रेरणा को देखा उसने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हुआ मिस प्रेरणा आप ही यहाँ आ गई, वैसे भी मैं आपसे मिलना चाहती थी। प्रेरणा ने कहा, मुझे शांति मैडम से कुछ काम है, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगी? शैली ने कहा, आप बैठिए तो सही, शांति मैडम अभी आ जाएंगी। प्रेरणा ने कहा, फिर मैं बाद में आ जाती हूँ। शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, वैसे आपने अनाउंस तो सुन ही लिया होगा मिस प्रेरणा, और मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी मूर्ख हैं कि उसका मतलब भी अच्छी तरह से ना समझती हो। और फिर शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, आपने क्या कहा था कुछ देर पहले? हाँ याद आया मुझे, आपने कहा था कि आप मेरे लिए काम नहीं करती हैं, फिर मेरी बात का जवाब क्यों देंगी? और फिर शैली ने प्रेरणा के पास आ करके कहा, अब आपका क्या ख्याल है प्रेरणा? प्रेरणा अपने घर से इतना दूर कुछ बनने के लिए आई थी, इसलिए वह शैली के साथ बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, मैम मुझे काम है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल जा सकती हैं मिस प्रेरणा, लेकिन कुछ देर बैठिए, आपसे बात करना चाहती हूं मैं। प्रेरणा ने रिक्वेस्ट करते हुए शैली से कहा, मैम मेरा और प्रतीक सर का आज अपनी टीम के साथ पहला दिन है साथ में काम करने का, इसलिए मेरा वहां होना जरूरी है ताकि मैं और प्रतीक सर अपनी टीम के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। शैली ने गुस्से से प्रेरणा की ओर देखते हुए अपने बोलने के टोन को बदल करके कहा, मैंने आपसे कुछ कहा है मिस प्रेरणा, क्या आपको सीधी बात समझ में नहीं आती है? प्रेरणा तब चुपचाप चेयर पर बैठ गई और तब शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, अब आपको फर्क समझ आ गया होगा, अच्छी बात है, बस यही महसूस कराना चाहती थी मैं। और फिर शैली ने आगे घमंड से देखते हुए प्रेरणा से कहा, ये बात हमेशा अब से याद रखना मिस प्रेरणा कि आप मेरी कंपनी में काम करती हैं और इसलिए आपको मेरी बातें सुननी भी पड़ेंगी और मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देने की आदत में ढालना भी पड़ेगा खुद को। प्रेरणा ने शैली की बात के जवाब में उससे कुछ कहा नहीं, बस वह चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। और फिर शैली ने ही आगे प्रेरणा से कहा, अब आप जा सकती हैं। प्रेरणा तब चुपचाप अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर वहां से चली गई। प्रेरणा को शैली की कही बातों की टोन अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन उसने शैली की बातों को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ लिया था। प्रेरणा ने खुद को समझा दिया था कि आखिर शैली सच में कंपनी की मालकिन है और उसे अब उसकी रिस्पेक्ट की आदत डालनी ही होगी। प्रेरणा ने खुद को समझाया और फिर जा करके अपने काम में व्यस्त हो गई। प्रेरणा अपने सिस्टम पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही थी, उसे उसके प्रोजेक्ट पर कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने तब प्रतीक की ओर देखा जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। पहले तो प्रेरणा ने सोचा वह खुद ही अपना प्रोजेक्ट ठीक कर लेगी, लेकिन कुछ देर की कोशिश के बाद भी उससे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तब उसने प्रतीक से कहा, सर मुझे इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? प्रतीक ने बिना प्रेरणा की ओर देखे अपने लैपटॉप की ओर देखते हुए प्रेरणा से कहा, आप मेरी सीनियर हैं, जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर भला मैं आपका जूनियर हूँ मैडम, फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, कंपनी वाले भले मुझे आपका सीनियर मानते हो, मगर मेरी नज़रों में
हम दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है सर। प्रतीक ने कहा, लगभग ही है लेकिन एक जैसा तो नहीं है ना। इसलिए आपके मानने से क्या होता है, प्रमुख बात तो यह है कि कंपनी क्या मानती है, और इसलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि आप मेरी सीनियर हैं। प्रेरणा ने कहा, जब आप कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ सर। प्रतीक ने कहा, मुझे अपना काम पता है मैडम, और इसलिए मुझे कुछ और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रेरणा ने कहा, अच्छी बात है, फिर आपकी सीनियर आपसे कह रही है कि आप एक बार इस प्रोजेक्ट को देखिए और बताइए कि इसमें कहाँ कमी रह गई है। प्रतीक ने कहा, आखिर सच जुबान पर आ ही गया ना मैडम, यही अंतर है मेरी और आपकी पोजीशन में, जिसे बदला नहीं जा सकता। प्रतीक की बात सुन करके प्रेरणा ने उससे कहा, सच मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, फिर आप ही बताइए। जब मैं आपको अपने बराबर का मानती हूं तब भी आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी क्या गलती है इसमें। प्रतीक ने प्रेरणा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह प्रेरणा के पास जा करके, बताइए प्रोजेक्ट में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। प्रेरणा को अभी प्रतीक के साथ ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ कुछ समझने लगी थी, और इसलिए वह अभी भी समझ गई थी कि प्रतीक को गुस्सा आ गया है। वह बस इसलिए चुप है क्योंकि प्रेरणा उसकी सीनियर है। लेकिन प्रेरणा भी क्या करती, उसने प्रतीक को समानता का अवसर दिया था, मगर प्रतीक ही नहीं समझना चाहता था, इसलिए उसे मजबूरन वो कहना पड़ा जिसे वह कहना नहीं चाहती थी। प्रतीक के सवाल पर प्रेरणा ने उसे अपने प्रोजेक्ट में आ रही कमी के बारे में बता दिया। प्रतीक प्रेरणा की चेयर के पास खड़ा झुक करके प्रेरणा के सिस्टम की ओर देख रहा था, और प्रेरणा उसके पास ही चेयर पर बैठी हुई थी। प्रतीक को यूं देख करके प्रेरणा अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने प्रतीक से कहा, सर आप बैठ करके देख लीजिए। प्रतीक ने सिस्टम की ओर देखते हुए प्रेरणा से कहा, सीनियर के सामने एक जूनियर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप ही बैठिए। प्रतीक की बातों से प्रेरणा समझ रही थी कि वह अभी कितने गुस्से में है, और वह यह भी जानती थी कि प्रतीक कितना जिद्दी है, इसलिए तब वह खुद एक चेयर खिसका करके वहां ले आई और फिर उसने प्रतीक से कहा, अब आप बैठ जाइए सर। प्रतीक ने तब प्रेरणा से कुछ कहा नहीं, बस वह उस चेयर पर बैठ गया और फिर प्रेरणा भी अपनी चेयर पर वापस बैठ गई। प्रतीक को यह प्रेरणा से बोलना तो पहले ही चाहता था, लेकिन प्रतीक ने कुछ देर बाद अब प्रेरणा से धीरे से कहा, थैंक यू। यह सुन करके प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन कहीं प्रतीक उसे ना देख ले और उसे मुस्कुराता देख करके प्रतीक को गुस्सा ना आ जाए, इसलिए प्रेरणा तुरंत ही नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उसे प्रतीक से थैंक यू सुन करके अच्छा लगा था। प्रतीक अब सिस्टम की ओर बहुत ही ध्यान से देख रहा था और प्रोजेक्ट में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। प्रेरणा कभी सिस्टम की ओर देखती तो कभी सिस्टम पर ध्यान लगाए प्रतीक की ओर। वह नोटिस कर रही थी कि प्रतीक बहुत ध्यान से अपना काम कर रहा था और प्रेरणा को यह देख करके अच्छा भी लग रहा था। प्रतीक ने कुछ ही देर में प्रोजेक्ट में रही कमी प्रेरणा के सामने रख दी और फिर उससे कहा, अब आप अपना प्रोजेक्ट देख लीजिए, जो कमी थी मैंने ठीक कर दी है। प्रेरणा ने जब अपने प्रोजेक्ट की ओर देखा तो पाया कि प्रोजेक्ट में अब कोई कमी नहीं थी। यह देख करके प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्रतीक से हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सो मच सर। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यकीन था कि आप ये कर सकते हैं और आपने करके दिखा दिया सर। और फिर प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, अब आप ही बताइए कि कौन जीनियस है, मैं या आप। और फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, आप ही जीनियस हो सर, इसलिए खुद को मुझसे कम मत समझिए। आपका और मेरा एक ही रोल है यहाँ पर। प्रेरणा जब प्रतीक से बात कर रही थी तो वह आज बहुत मायूस सी प्रतीत हो रही थी और इसलिए प्रतीक भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था और कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूल करके प्रेरणा की ओर प्यार से देखने लगा था। जब प्रेरणा ने प्रतीक को अपनी ओर देखते हुए पाया तब उसने अपनी नजरें झुका करके शर्मा करके नीची कर ली और फिर तभी प्रतीक को ना जाने क्या याद आ गया, उसने भी तुरंत अपनी नजरें प्रेरणा की ओर से हटा ली और अपने चेहरे के भावों को बदलते हुए प्रेरणा से कहा, मुझे गलतफहमी में रहने की आदत नहीं है मैडम, मुझमें और आप में कोई समानता नहीं है। जो आप कह रही हैं कि आपका और मेरा एक ही रोल है,
मेरा और आपका एक ही रोल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बार बार समानता वाली बात करके खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रेरणा ने जब प्रतीक के शब्द सुने तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने तब प्रतीक से कहा, आप मुझे समझे ही नहीं सर। अगर आपने मुझे थोड़ा भी समझा होता तो शायद ये सब नहीं कहते। प्रतीक ने कहा, मुझे आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि आप मेरी सीनियर हैं और मैं आपका जूनियर हूँ। तभी वहाँ रिया की आवाज़ प्रेरणा और प्रतीक के कानों में पड़ी। मैं आई कम इन मैम। प्रेरणा ने रिया को देख करके अपने चेहरे के भाव छिपा लिए और फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, आओ ना रिया। रिया तब अंदर आ गई और तभी प्रतीक ने प्रेरणा से कहा, मैं अपनी केबिन में जा रहा हूँ, अगर अभी कोई और काम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। प्रेरणा ने कहा, अभी कुछ काम नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। और प्रतीक तब वहाँ से चला गया। प्रतीक के जाने के बाद रिया ने प्रेरणा से कहा, मैडम आपने मुझे तो फाइल कंप्लीट करके आपको दिखाने के लिए दी है, मैं ले आई हूँ, आप देख लीजिए। प्रेरणा ने तब रिया के हाथ से फाइल ले ली और वह उस फाइल को देखने लगी थी, लेकिन प्रेरणा ज्यादा देर अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान रख नहीं पाई और अब उसके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकते थे और वो मायूसी पास ही खड़ी रिया भी देख पा रही थी, लेकिन उसने अभी प्रेरणा से कुछ कहा नहीं। जब प्रेरणा ने फाइल ठीक से देख ली तब उसने रिया से कहा, गुड रिया, मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही अपना काम किया है। रिया ने कहा, थैंक यू मैम। प्रेरणा ने उस फाइल पर अपने साइन किए और फिर वापस रिया को लौटा दी। रिया को फाइल ले करके अब वहां से जाना था, लेकिन वह प्रेरणा के चेहरे की मायूसी की वजह से समझ रही थी, इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, मैम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। प्रेरणा ने कहा, हाँ बोलो ना रिया, क्या कहना चाहती हो आप। रिया ने कहा, मैम आप प्रतीक सर की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनका नेचर ही ऐसा है, लेकिन मैम वो दिल के बुरे नहीं हैं। आपने देखा था ना कल कि उन्होंने कैंटीन में स्टाफ की खुद मदद की थी और मैंने आज भी जो देखा वो भी मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि सर कितने अच्छे हैं। प्रेरणा भी रिया की बात को ध्यान से सुन रही थी, इसलिए रिया ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, मैम आप भी शायद मंजू आंटी से मिल ही चुकी होंगी। प्रेरणा ने कहा, हमारी ऑफिस की सबसे पुरानी प्यून, तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना। रिया ने कहा, जी मैम उन्हीं की बात कर रही हूँ। रिया ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बात कुछ देर पहले की है, जब मैं अपनी केबिन की तरफ जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि मंजू आंटी एक हाथ में चाय की ट्रे और उनके दूसरे हाथ में कुछ फाइलें थी और वो चली जा रही थी कि तभी प्रतीक सर भी वहां से गुजरे और उन्होंने जब मंजू आंटी को देखा और तब उन्होंने मंजू आंटी से कहा, आंटी आपको दोनों काम साथ में करने के लिए किसने कहा था, आपको चाय और फाइलें साथ में नहीं ले जानी चाहिए थी। जवाब में मंजू आंटी ने कहा, सर कहा तो किसी ने नहीं था, मगर ले करके फाइलें भी जानी थी और चाय भी, इसलिए दो चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए मैं एक साथ दोनों ले आई। प्रतीक सर ने तब मंजू आंटी से कहा, मगर यहाँ और भी प्यून तो हैं, आपने उनमें से किसी को बोल दिया होता। मंजू आंटी ने तब प्रतीक सर से कहा, सर वो लोग भी अपने कामों में व्यस्त हैं, इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। प्रतीक सर ने तब आंटी से कहा, आप इन फाइलों को मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें ले चलता हूँ। मंजू आंटी ने जवाब में कहा, सर आप क्यों परेशान होते हैं, मैं ले जाऊंगी। और प्रतीक सर ने मंजू आंटी को हिम्मत देते हुए कहा, आंटी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा कि आपने फाइलें मुझे क्यों दी। मंजू आंटी ने सहमते हुए कहा, मगर, लेकिन वो अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले प्रतीक सर ने बीच में बोलते हुए उनसे कहा, मगर वगर कुछ नहीं आंटी, लाइए आप मुझे फाइल दे दीजिए। और फिर प्रतीक सर ने खुद ही मंजू आंटी के हाथ से फाइलें ले ली और जब मैंने ये सब देखा तो मैं खुद सर के पास चली गई और मैंने सर से कहा, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, लाइए मुझे दे दीजिए फाइलें, मैं आंटी के साथ जा कर के फाइलें दे आती हूँ। प्रतीक सर ने तब मुझसे कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जा कर के अपना काम करो, मैं कर लूँगा ये। और तब मैं प्रतीक सर की बात टाल नहीं सकी और वह वहाँ से चली गई। और जब मैंने पीछे पलट करके देखा तो पाया कि प्रतीक सर मंजू आंटी के साथ फाइलें लेकर के चले जा रहे थे। जब रिया ने अपनी बात पूरी कर ली तब उसने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, अब आप ही बताइए मैम जी, इंसान गरीब लोगों से इतनी हमदर्दी रखता है, वह बुरा कैसे हो सकता है। प्रेरणा अपनी नजरें झुकाए रिया की बातें सुन रही थी और इसलिए उनकी आंखों में उतर आई नमी को रिया देख नहीं
नहीं पाई थी। और जब तक रिया प्रेरणा की आंखों में आई नमी को देख पाती, उससे पहले प्रेरणा ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया और फिर उसने रिया की ओर देखते हुए कहा, ये मैं जानती हूँ रिया कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपने चेहरे के ऊपर जो बनावटी मुखौड़ा लगा करके खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो वैसे इंसान नहीं है। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो खुद को ऐसा क्यों दिखाते हैं। प्रेरणा ने रिया से आगे कहा, कुछ तो प्रतीक सर ने अपने मन में ही दबा रखा है जिसे वो सब के सामने लाना नहीं चाहते, और अपनी हकीकत छिपाने के लिए वो चेहरे के ऊपर बनावटी गुस्सा वाला मुखौटा लगा करके रखते हैं। मगर उनके मुखौटे के पीछे का सच क्या है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। रिया ने प्रेरणा की बात का जवाब देते हुए कहा, हर किसी का अतीत होता है मैडम, हो सकता है प्रतीक सर का भी कोई अतीत रहा हो जिसने उन्हें ऐसा बना दिया है। रिया की बात सुन करके प्रेरणा ने गंभीर हो करके कहा, बिल्कुल हो सकता है। प्रेरणा ने रिया से आगे कहा, रिया अब तुम जा करके अपना बाकी पेंडिंग काम देखो, हम मिलते हैं फिर कुछ देर बाद कैंटीन में लंच ब्रेक में। रिया ने कहा, ओके मैम, और फिर रिया वहां से चली गई। रिया के जाने के बाद प्रेरणा ने खुद से कहा, मुझे लगता है कि रिया सही बोल रही थी। प्रतीक सर को अपने अतीत से कुछ तो कनेक्शन है जो उन्हें आज भी खुद से अलग नहीं होने दे रहा है। और यह विचार करके प्रेरणा वापस अपने सिस्टम पर काम करने लगी। जब आज लंच समय होने वाला था तब शैली खुद ही प्रतीक के केबिन में पहुंच गई और उसने प्रतीक से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं मिस्टर प्रतीक। प्रतीक जो कि अभी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तब उसने अचानक से शैली की आवाज़ सुनी। तब उसे हैरानी तो हुई, लेकिन उसने अपनी हैरानी व्यक्त नहीं होने दी और फिर शैली की ओर देखते हुए उससे कहा, आइए ना प्लीज। और तब शैली प्रतीक के केबिन के अंदर चली गई और फिर प्रतीक ने शैली को वहां खड़ा देख करके उससे कहा, बैठिए मैडम। शैली तब पास रखी चेयर पर बैठ गई और फिर उसने प्रतीक से कहा, आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं मिस्टर प्रतीक। प्रतीक ने कहा, मुझे अपने काम के साथ प्रोफेशनल रहना पसंद है मैडम। शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब है कि मुझे भी आपको सर कहना चाहिए। प्रतीक ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंपनी की मालकिन हैं और इसलिए आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। शैली ने कहा, मगर ये तो सही नहीं है ना। मुझे नहीं लगता है कि कंपनी मालिक और एम्प्लाई के बीच में ऐसी असमानता होनी चाहिए। आखिर कंपनी कोई और नहीं बल्कि एम्प्लाई से ही चलती है, इसलिए जब एम्प्लाई अपने मालिक का रिस्पेक्ट करते हैं तब मालिक का भी फर्ज बन जाता है कि वो अपने एम्प्लाई का भी रिस्पेक्ट करे। और इसलिए अगर आप मुझे मैडम कहेंगे तो मैं भी आपको सर ही कहूंगी। प्रतीक, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, मगर आपका मुझे सर कहना मुझे सही नहीं लगता है मैडम, इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। शैली ने कहा, पता नहीं क्यों आपकी बात टालने का मन नहीं करता है। आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर मैं आपको मिस्टर प्रतीक या प्रतीक जी तो कह ही सकती हूँ। और कह करके शैली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शैली को मुस्कुराता हुआ देख करके प्रतीक भी मुस्कुराने लगा था। प्रतीक को मुस्कुराता हुआ देख करके शैली ने उससे कहा, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं आप। जब आपकी मुस्कान इतनी अच्छी है तब फिर मुस्कुराने से परहेज क्यों करते हैं। प्रतीक ने कहा, बिना वजह मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लोग पागल समझते हैं। शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मगर जब वजह हो तो मुस्कुराना चाहिए, ये तो मानते हैं ना आप। प्रतीक ने कहा, जी बिल्कुल। शैली ने कहा, गुड। और फिर शैली ने आगे कहा, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी कि मैं किस काम के लिए यहाँ आई थी। हाँ, याद आया। और फिर शैली ने आगे प्रतीक से कहा, लंच टाइम होने वाला है ना, इसलिए मैं आपको लंच के लिए बोलने के लिए आई थी। चलिए प्रतीक जी, साथ में लंच करते हैं। प्रतीक अभी कुछ कह पाता उससे पहले शैली ने कल की बात को याद करते हुए प्रतीक से कहा, प्रतीक जी, मैं जानती हूँ कि कल जो हुआ उसे भुला पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, मगर मैं सच कहूँ तो अपने किए पर काफी शर्मिंदा हूँ। प्रतीक ने शैली को देखते हुए कहा, आप उस बात के लिए माफी मांग चुकी हैं, इसलिए उस बारे में और सोच करके खुद को हर्ट मत कीजिए। शैली ने कहा, फिर आप मेरे साथ लंच करने चल रहे हैं ना। प्रतीक जी, शैली ने कहा। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच
प्रतीक जी। प्रतीक ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, लंच टाइम हो गया है, चलिए चल करके लंच करते हैं। और फिर दोनों वहां से लंच करने के लिए चले गए। प्रेरणा पहले से ही प्रीति और रिया के साथ कैंटीन में पहुंच गई थी और तभी प्रीति ने प्रतीक और शैली को एक साथ आते हुए देखा और तब उसने धीरे से प्रेरणा और रिया से कहा, देखो एक ही दिन में कितना बदलाव आ गया शैली मैडम में, कि कल जिससे झगड़ा किया था उसके साथ आज आराम से कैंटीन में आ रही हैं। प्रीति की बात सुनते सुनते रिया ने उस ओर देखा जिधर से प्रतीक और शैली दोनों आ रहे थे, मगर शैली और प्रतीक का नाम सुन करके प्रेरणा ने खुद को रोक लिया और उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। प्रतीक और शैली दोनों अब प्रेरणा की टेबल के पास से गुजर रहे थे कि तभी शैली ने प्रेरणा को सुनाते हुए प्रतीक से कहा, प्रतीक जी हम दोनों इसी टेबल पर बैठते हैं। शैली ने जान करके प्रेरणा के पास वाली टेबल पर प्रतीक को बैठने के लिए कहा था ताकि वह प्रेरणा को जला सके। शैली के कहने पर प्रतीक ने उस टेबल की ओर देखा जिसके बारे में शैली ने अभी उससे कहा था कि तभी उसकी नजर पास बैठी प्रेरणा की ओर चली गई जो कि चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खा रही थी। प्रतीक को खाना खाते हुए प्रेरणा मासूम लग रही थी। एक पल के लिए तो जैसे प्रतीक की नजरें प्रेरणा पर जैसे ठहर गई थी, लेकिन फिर वह कुछ सोच करके उसने अपने नजरें प्रेरणा की ओर से हटा ली थी। और फिर शैली ने कहा, आप यहीं बैठना चाहती हैं तो ठीक है, हम यहीं बैठ करके लंच करते हैं। और तब शैली और प्रतीक दोनों उस टेबल पर बैठ गए। शैली को आज प्रतीक के साथ देख करके उसका संचालक हैरान था, मगर उसे अभी अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे वह तुरंत शैली के पास आ गया और फिर उसने शैली से कहा, मैडम आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फ़ोन कर दिया होता या बता दिया होता, मैं आपका खाना वहीं भिजवा देता। शैली ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी यहीं खाना खाने वाली हूँ, इसलिए आप मेरा और प्रतीक जी का खाना भी यहीं भिजवा दीजिए। और फिर कैंटीन के संचालक ने प्रेरणा से कहा, मैडम बताइए क्या लेकर के आऊँ आपके लिए। शैली ने एक नज़र प्रेरणा की ओर देखा और फिर कैंटीन के संचालक से कहा, जो प्रतीक सर ऑर्डर करेंगे वही मैं भी खा लूंगी, इसलिए आप प्रतीक सर की पसंद का खाना ले आओ। शैली ने इस बार अपनी बात को थोड़ा जोर से कहा था ताकि प्रेरणा उनकी बात ठीक से सुन सके। शैली ये सब प्रेरणा को जलाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि प्रेरणा प्रतीक को पसंद करती है। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।